Yes, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about a new web series called The Imperfects. आज हम इसके सीजन 1 के एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं. So now without wasting any time चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक लैब का सीन देख पाते हैं जहां इस वक्त एक डेड बॉडी पड़ी होती है और एक जेनेटिक साइंटिस्ट उस बॉडी की ऑटोप्सी करने लगती है, यानी कि उनके बॉडी पार्ट्स को चेक करने लगती है, जहां पर हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि उस बॉडी के सभी ऑर्गन्स काफी ज्यादा अलग तरीके से फंक्शन कर रहे थे. लंग्स का साइज बड़ा था और इसी के साथ हार्ट का साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा था. इस वक्त इस लैब में 3 लोग और भी मौजूद थे, जिनके नाम होते हैं टिल्डा वेबर, एबी सिंह और हुआन रीज. हुआन के मुंह पर खून लगा था और वो अपने आप को दोषी मान रहा था इस इंसान के कत्ल का, जबकि वो साइंटिस्ट जिसका नाम था सिडनी ब्रूक, वो बताती है कि ये सब कुछ हमने हमारे सेल्फ डिफेंस में किया. जिस पर हुआन कहता है कि जब मैंने अपने आप का रूप बदला था तो उस वक्त मैंने क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं. अगर मैं इंसान नहीं हूं तो मैं क्या हूं? जिस पर सिडनी ब्रूक बताती है कि हम हैं द इम्परफेक्ट्स. और अब ये सब लोग इम्परफेक्ट्स बने कैसे, इसी को बताने के लिए कहानी आज से 3 महीने फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हम टिल्डा वेबर को देख पाते हैं जो कि एक सिंगर होती है. म्यूजिक ही उसकी लाइफ, उसका पैशन और पैसा कमाने का एक जरिया था. वो अपने बैंड की लीड सिंगर थी और इस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड पीजे के साथ रहती है. लेकिन फोन पर बात करते वक्त वो ठंडी पड़ने लगी थी, तो पीजे ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपने पिल्स को कंटिन्यू कर रखा है. जिस पर टिल्डा बताती है कि हाँ, वो बस खत्म होने वाली है और मैंने इन पिल्स का ऑर्डर आज से 2 महीनों पहले ही दे दिया था, लेकिन अभी तक मेरे पास में उसकी फाइनल डिलीवरी आई नहीं है. इन पिल्स को लेते हुए उसे करीब 7 साल हो चुके थे और इन पिल्स के यूज के बाद उसे अच्छा कंफर्टेबल महसूस होता था. और अब क्योंकि यूएस में लिव इन रिलेशनशिप एक आम बात है, तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे और आज टिल्डा का एक लाइव परफॉर्मेंस था, जिसमें गाते गाते उसे थोड़ी देर बाद बेचैनी महसूस होने लगती है. उसका सर जोर जोर से फटने लगता है और कानों में इतनी तेज आवाज आने लगती है कि जैसे मानो उसके आसपास बहुत बड़े बम धमाके हो रहे हों. और जब अंत में वो इस शोर को झेल नहीं पाती तो वो जोरदार अपनी आवाज से चिल्लाती है, जिसकी वजह से सामने रखा एक कांच भी टूट जाता है. हालांकि हर कोई डांस करने में इतना मशगूल था कि किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक अनहोनी थी जो कि उन लोगों की आंखों से नजरअंदाज हो गई. इस इंसिडेंस के बाद में टिल्डा जाकर बार काउंटर पर बैठ जाती है और वहां से ड्रिंक ऑर्डर करती है. तब हम देख पाते हैं कि ग्लास का धीरे से रखना और इसी के साथ उसमें विस्की का गिरना, इन छोटी मोटी आवाजों को भी जब टिल्डा सुन रही थी तो उसके कानों पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा था, यानी कि उसके सुनने की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो चुकी थी. हालांकि थोड़ी शराब पीने के बाद में उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो चुकी थी, लेकिन इस बात को टिल्डा समझ गई थी कि आखिर वो कितने समय तक नशे में धुत रहेगी. उसे जाकर डॉक्टर से बातचीत तो करनी ही पड़ेगी. वहीं सीन शिफ्ट होता है कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर एबी सिंह पर, जो कि इस पूरी सीरीज में दिखाई गई एक इंडियन लड़की है. दिन भर पढ़ाई करते रहना, नए एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम देना और ह्यूमन एवोल्यूशन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, इन सभी में एबी सिंह को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और वो चाहती थी कि उसका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाए, क्योंकि वहां की लैब फैसिलिटी पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फैसिलिटी थी. उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरा करने के लिए वहां पर हर इक्विपमेंट मिल सकता था. हालांकि वो तेज दिमाग तो थी, मगर उसे भी टिल्डा की तरह उन्हीं पिल्स को खाने की आदत थी, जिसे वो भी करीब 7 सालों से खा रही थी और अब आज उसकी भी दवाइयां खत्म होने वाली थी. वहीं एक दिन अपने दोस्तों के साथ बैठे बैठे उसके फोन पर उसे एक मैसेज आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने उसे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है. और जब वो खुशी खुशी वहां पर पहुंचती है तो अच्छा इंप्रेशन न जमा पाने की वजह से उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था. वो दोनों इंटरव्यूअर्स इस बात को समझ गए थे कि एबी को यहाँ सीट नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इतनी भी ज्यादा स्पेशल लड़की नहीं है. लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज होना शुरू कर देते हैं. अगर साफ शब्दों में बताऊं तो उसकी बॉडी की स्मेल उन सामने वाले लोगों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने लगती है. और जिन बातों को ये लोग पहले बेकार में ही नजरअंदाज कर रहे थे, अब वो छोटी छोटी बातें भी इन दोनों को बहुत खुशी दे रही थी. ये दोनों ही एबी से हंसकर बातें करते हैं, इसी के साथ एडमिशन को भी फाइनल कर देते हैं. मगर धीरे धीरे एबी की खुशबू इन्हें पागल करती जाती है और ये दोनों ही उसकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाते हैं. वहां से एबी कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन उसी शख्स से टकरा जाती है जिसका पोस्टमार्टम हमने लैब में होते हुए देखा था. और अब तो ये तीनों ही उसके पीछे पड़ चुके थे, लेकिन तभी उन सभी को रोकने के लिए वो एक स्प्रे का इस्तेमाल करती है ताकि वहां की खुशबू बदल जाए. और जैसे वहां की खुशबू बदलती है ये तीनों होश में आ जाते हैं और इन्हें लगता है कि आखिर हम कर क्या रहे थे. जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है कहानी के थर्ड लीड कैरेक्टर हुआन पर, जो कि पेशे से एक स्केच आर्टिस्ट था और साथ ही उसे कॉमिक्स लिखना भी बहुत पसंद था. और अपनी इन्हीं स्किल्स के साथ में उसने एक कॉमिक भी लिखी थी जिसका नाम था शुगर स्कल. इस बात का पता जब आउट ऑफ कॉलेज के प्रिंसिपल को चला कि उसने अपनी कॉमिक्स को बनाने के लिए कॉलेज के
इंक और वहां के प्रिंटर और वहीं के कागज का इस्तेमाल किया तो वो उसे काफी खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उस पर हुआन कहता है कि मैं अगर आपको अपने बिजनेस का 5% का पार्टनर बना लूं तो क्या आप मुझे डांटना बंद करेंगे? जिस पर प्रिंसिपल कहता है कि मैं इसके 10 लूंगा और इसी के साथ इन दोनों की डील भी पक्की हो जाती है। और सेम पहले जिन दो कैरेक्टर्स के साथ हुआ यानी कि उनकी पिल्स खत्म होने वाली थी, वही सेम इंसिडेंस हुआन के साथ में भी हुआ, यानी कि इसकी पिल्स भी खत्म होने वाली थी। कॉमिक-कॉन मैगजीन में हुआन की बनाई गई मैगजीन को लोगों ने काफी पसंद किया और इसी के साथ उसे बड़े बड़े ऑफर्स भी आने लग गए। इसी वजह से आज रात उसने अपने घर में एक पार्टी थ्रो करी थी और हम वहाँ उसी शख्स को देख पाते हैं जो कि पहले टिल्डा के लाइव कॉन्सर्ट में भी था, इसी के साथ ऑक्सफोर्ड में झाड़ू लगा रहा था और आज बीइंग अ गेस्ट हुआन की पार्टी में भी शामिल था। यहाँ थोड़ी देर में हुआन की तबीयत खराब होने लगती है तो उसकी गर्लफ्रेंड डार्सी जो कि उसके घर में ही रहती थी, ये दोनों भी लिविंग में रहते थे, वो उससे कहती है कि तुम्हें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हुआन की हालत खराब होती जा रही थी इसलिए वो अपने रूम में जाकर सोने लगता है और जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसके मुंह पर खून लगा होता है और वो अपने घर से कई दूर एक जंगल में अपने आप को पाता है। जब मोबाइल में वो कल रात घटी वारदातों के बारे में चेकआउट करता है तो उसे पता चलता है कि जंगल से कुछ जानवरों को कोई उठा कर ले जा रहा है और अभी तीनों ही अपनी पिल्स को लेने के लिए अपने डॉक्टर के पास पहुंचते हैं जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर सार्कोव। जब इन तीनों की आपस में मुलाकात होती है तो हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे को जानते हैं पिछले 7 सालों से। इस वक्त एक लेडी सार्कोव के ऑफिस से उसे गालियां देते हुए निकल रही थी। ये काफी इंपॉर्टेंट सीन है, इसे याद रखिएगा। वहीं सार्कोव की मुलाकात अपने पुराने तीनों पेशेंट्स के साथ होती है तो वो उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है, जहाँ पर ये तीनों ही उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुमने हमारी पिल्स को क्यों बंद कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है हमारे साथ क्या क्या घट रहा है? सार्कोव उन्हें पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है, जहाँ टिल्डा उसे बताती है कि उसे हर चीजें बहुत जोर से सुनाई पड़ रही है। वहीं एबी उसे बताती है कि उसके फेरोमोन्स एक्टिव हो चुके हैं, यानी कि लोग उसकी तरफ टर्न ऑन हो जाते हैं, जबकि हुआन ज्यादा खुलकर बता नहीं पाता कि वो एक जानवर में बदल जाता है और लोगों की जाने ले रहा है। जिस पर सार्कोव उन्हें कहता है कि ये सब कुछ EGDS का एक पार्ट है, यानी कि इक्वल जेनेटिक डिजीज सिंड्रोम। तुम सब की अलग अलग पावर्स तुम्हें अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मिल रही है। आज से जब 7-8 साल पहले एक हेल्थ कैंपेन चलाया गया था तो तुम जैसे कई और भी बच्चे थे जो कि मेरे पास ठीक होने के लिए आए थे। मैंने उन सभी को सेम दवाइयां ही दी, मगर इसी के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करना चाहता था कि जो दवाइयां मैं दे रहा हूँ आगे चलकर उनका तुम पर क्या असर होगा। जिस पर टिल्डा उन्हें कहती है कि हम तुम्हारे कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट नहीं है, हम सिर्फ एक पेशेंट है और तुम एक डॉक्टर हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है हमें सिर्फ ठीक करना, ना कि हमें और मुसीबत में डालना। जिस पर सार्कोव बताता है कि आज से पहले हमारी जनरेशन जो कि ज्यादा जीती थी उनके पास में बीमारियां भी नहीं थी, मगर आज की जनरेशन इससे बिल्कुल उल्टी है। अगर मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो मैं इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही बदल कर रख दूंगा। हर किसी में सुपर पावर्स होगी, ना ही कोई जल्दी मर पाएगा और ना ही किसी को बीमारियां होगी, हम लोग ज्यादा जी पाएंगे और इसी के साथ आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेंगे। मगर इन तीनों को उससे कोई मतलब नहीं था, वो तो सिर्फ अपनी पिल्स लेने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लेने के बाद ही उन सभी को थोड़ा सही लगने लगता है। अगर वो पिल्स नहीं लेते हैं तो उन्हें बेचैनी हो जाती है और जब इनकी नजर उसके मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है तो इन्हें पता चलता है कि वो तो खत्म हो चुकी है और अब तो इन तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जिस पर सार्कोव उन्हें कहता है कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन तुम्हारे पेरेंट्स ने ही दी थी, तुम सब बिल्कुल खत्म हालत में मेरे पास आए थे, मैंने ही तुम लोगों की जानें बचाई हैं। ये मत भूलना कि अगर मैं नहीं होता उस वक्त तो आज तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं होता। जिसके बाद वो इनके ब्लड सैंपल्स लेके इन्हें वापस से कुछ दवाइयां देता है और अपनी जिंदगी में लौट जाने के लिए कहता है। हालांकि ये तीनों अपनी पिल्स को लेना स्टार्ट तो कर देते हैं मगर वो पिल्स बेअसर हो चुकी थी, यानी कि जो तकलीफें वो पिछले कुछ दिनों से सह रहे थे इन पिल्स को लेने के बावजूद भी वो सहने लगते हैं। एक तरफ टिल्डा को अपने खराब परफॉर्मेंस की वजह से उससे बैंड से निकाल दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर एबी सिंह को उसके फेरोमोन्स रिलीज हो जाने की वजह से हर कोई के साथ सेक्स करना चाहता था और अब हुआन तो और ज्यादा आदमखोर हो रहा था। पहले तो वो जंगल के कुछ जानवर उठाकर भागता था, जबकि अब तो वो लोगों के पालतू कुत्तों को भी जान से मार दिया करता था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है अलेक्जेंडर सार्कोव पर, जो कि अपनी को साइंटिस्ट सिडनी ब्रूक से बात करता है और बताता है कि आज से कुछ सालों पहले जो उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे अब जाकर उनमें रंग आने लगा है, यानी कि वो लोगों में चेंजमेंट्स देख पा रहा है। अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो गया तो वो ह्यूमन को एक ऐसी फॉर्म में बदल सकता है जो कि ना तो कभी बीमार पड़ेगी और इसी के साथ आने वाले खतरों को पहले ही भांप लेगी। मगर सिडनी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उसका कहना था कि जो काम तुम कर रहे हो वो एक इलीगल काम है, इसके लिए तुम्हें सजा भी हो सकती है। टिल्डा, हुआन और एबी एक जगह पर बैठकर बात करते हैं जहाँ तीनों का ही कहना था कि वो दवाइयां अब बेअसर हो चुकी है क्योंकि हम तो अभी भी नॉर्मल फील नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपनी सुपर पावर्स को भी डिस्कस करते हैं, जिसमें टिल्डा बताती है कि वो धीमे से धीमे साउंड को भी सुन सकती है और इसी के साथ जोरदार चिल्ला करके सामने वाले के कान
फाड़ सकती है या फिर कांच को तोड़ सकती है। मगर प्रॉब्लम की बात तो यह है कि उसकी खुद की आवाज उसे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है और वो एक सिंगर थी तो वो गा भी नहीं सकती। एबी कहती है कि मुझे तो हर जगह प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आती है, क्योंकि जैसे ही मेरे फेरोमोन्स एक्टिव होते हैं तो हर कोई मेरे पास आना चाहता है। एक बार तो घर में जब मेरी मॉम मुझ पर टर्न ऑन हो गई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा लोकल पब्लिक से दूर रहना ही बेहतर है। वहीं हुआन बताता है कि मैं हर रात किसी वैशी दरिंदे में बदल जाता हूँ, रात को न जाने किस किस को मार देता हूँ और सुबह एक अकेले जंगल में उठता हूँ। देखा जाए तो उस शुरू हुए वेलनेस प्रोग्राम ने इन तीनों की ही लाइफ बदल दी। और इसी के साथ खाली सिर्फ ये तीनों ही नहीं, उस प्रोग्राम में जुड़े जितने भी बच्चे शामिल थे अब उन सभी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। और इसी के साथ टिल्डा सभी को एक एक नाम दे देती है। हुआन को चुपाकाब्रा यानी कि एक वेयरवुल्फ, खुद को बेंशी यानी कि वो जीव जो कि अपनी आवाज से सब कुछ हिलाकर रख सकता है, और एबी एक सरक्यूबस जो कि सेक्सी स्मेल करती है। जिसके बाद ये तीनों ही वापस से सार्कोफ के लैब में पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें उसकी को साइंटिस्ट सिडनी ब्रूक मिलती है जो कि बताती है कि मैं खुद भी यहाँ पर सार्कोफ को मिलने के लिए आई थी, मगर वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और इसी के साथ हम व्यूअर्स को ये पता चलता है कि ये पूरा लैब पिछले 7 सालों से बंद है, यानी कि इन तीनों के साथ जो भी वेलनेस प्रोग्राम में शामिल थे और जो भी अपनी मेडिसिन लेने के लिए आते थे, सार्कोफ सिर्फ उन्हीं लोगों को अटेंड करता था और लोकलाइट लोगों के लिए यह हमेशा बंद रहता था, यानी कि उसने छिप कर अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दिया। तो ये तीनों सिडनी से पूछते हैं कि आखिर हम ठीक कैसे हो सकते हैं, जिस पर सिडनी बताती है कि जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज होने लगा ह्यूमन और भी ज्यादा कमजोर होने लगे, इसीलिए हमने एक सिंथेटिक स्टेम सेल्स बनाने की कोशिश करी जो कि ह्यूमन को सुपर पावर्स दे सके। मगर मैं जानती थी कि इसका अंजाम काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने सार्कोफ का साथ देने से साफ मना कर दिया। सिडनी उन तीनों को ही भरोसा दिलाती है कि वो मेहनत करके इस बीमारी का तोड़ निकाल लेगी और इनको ठीक कर देगी, मगर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और तब तक तुम्हें इन प्रॉब्लम्स के साथ ही जीना होगा। और जैसे ही सभी उस लैब से बाहर जाने लगते हैं कि तभी वही शख्स इनके सामने आ जाता है जो कि हर बार इन्हें कहीं ना कहीं मिल रहा था। इस बंदे का नाम था डग और वो भी यहाँ पर सार्कोफ की तलाश में ही आया था। उसकी पिल्स भी खत्म हो चुकी थी, इसी वजह से जब वो सिडनी ब्रूक के हाथ में एक मेडिसिन का डब्बा देखता है तो उसे लगता है कि वही पिल्स उसे ठीक कर सकती है, इसलिए वो सारी की सारी पिल्स लेकर जाने लगता है। जिस पर टिल्डा उसके पास जाकर दवाइयां लेने की कोशिश करती है, मगर वो उसे एक जोर का धक्का मारता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरती है। ये सभी समझ चुके थे कि डग के पास में भी सुपर पावर्स है, उसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अब अपने सेल्फ डिफेंस में हुआन एक चुपाकाब्रा यानी कि वेयरवुल्फ बनकर डग को वहीं पर जान से मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लैब में और हम देख पाते हैं कि अब वो चुपाकाब्रा यानी कि वेयरवुल्फ वापस से हुआन में बदल चुका है और ये सभी मिलकर डग की ऑटोप्सी कर रहे थे, यानी कि कहानी का वही पहला सीन जहां पर उसके बॉडी पार्ट्स को चेक किया जा रहा था। और तभी हम व्यूअर्स देखते हैं कि मरा हुआ डग अगेन जिंदा हो जाता है और सभी को मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका सेकंड एपिसोड मैं आपके लिए जल्द ही लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।